हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 जुलाई है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे और आज एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो एक्सप्लेन्ड पेज पर आया हुआ है। आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रीलिम्स या आने वाले किसी भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा। आपने याद होगा आपको कि हमने 2 दिन पहले सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें कि इंडिया, चाइना और ईरान के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। एंड दैट टू आर्टिकल का मतलब ये था कि इंडिया को अभी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, रैदर देन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कि ईरान के ऊपर चाइना का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी उसी आर्टिकल को एक काउंटर करके आज दूसरा आर्टिकल लिखा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स को स्किप ना करें आप लोग। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि अरे ईरान और इंडिया का रिलेशन तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी उसको पढ़ना है क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जो एडिशनल फैक्ट्स हैं वो आपको पता चलते हैं कि कोई भी राइटर अपना बेस्ट देते हैं किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए। तो उसको सुनिएगा ज़रूर या पढ़िएगा ज़रूर अगर आपने अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो। और यहाँ पे जैसा है रोज़ की तरह मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगी, साथ में क्वेश्चंस दूंगी आंसर राइटिंग के लिए। प्लीज़ उसको लिखते रहिए और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नए लोग जो भी है वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन यहाँ पर होता है और अभी हम लोग जल्द ही पूरे न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे साथ में एडिशनल फैक्ट्स के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, डोंट एडजस्ट द गोल्स, एडजस्ट द एक्शन स्टेप्स। कन्फ्यूशियस के जो कोटेशन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप समझेंगे तो ये आपके ऊपर भी लागू होता है। डोंट एडजस्ट द गोल्स, एडजस्ट द एक्शन स्टेप्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने गोल के साथ ही एडजस्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल आईएएस बनने का है तो आप, और अगर आपको ये लगता है कि रास्ते में कठिनाई आ रही है, कि हर किसी के, इवन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप तैयारी शुरू करते हैं आईएएस बनने के लिए तो आपकी जो कठिनाई है वो शुरू हो जाती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप में से जिनको भी ये लगता है कि उनके लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, खास करके जब से उन्होंने तैयारी शुरू की है तो वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको समझना है कि इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल कि जब भी लोग तैयारी शुरू करते हैं तो ज़्यादातर अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपका एक टेस्टिंग चल रहा होता है कि आप अपने गोल के प्रति कितने सजग हैं और कितने ज़्यादा जागरूक हैं, कितना जुनून है, यहीं से चेक किया जाता है। तो क्यों ना हम हमारे जो एक्शन स्टेप्स हैं हम उनको एडजस्ट करें, हम उनको ठीक करें, राइट, समायोजित करें, बजाय इसके कि हम गोल को ही बदल दें। तो खैर, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटेशन को ट्रांसलेट कर दिया जाए, जैसा कि रिक्वेस्ट बार बार आ रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हिंदी मीडियम से मैं पर्सनली नहीं हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं हिंदी में जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ, आई विल डू दैट। लेकिन प्लीज़ बुरा ना माने अगर कभी ऐसा हो कि कोटेशन ना हो पाए ट्रांसलेट, तो उसके लिए बुरा ना माने। और जो भी आपको इसमें बदलाव है उसको आप कर सकते हैं, बट आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको हिंदी में भी मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के डिस्कशन में क्या कुछ फैक्ट्स है। कोटेशन आपको मिल चुका है आज का। उसके बाद हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक आर्टिकल तो हम आईआर पे एसोसिएटेड है उसको देखने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। आखिर ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात और अब ये राजस्थान में, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ बेसिक फैक्ट्स है, कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो होगा एक्सप्लेन्ड पेज से, ठीक है ना। तो द राइट पाथ हम लोग अभी नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो केदारनाथ यात्रा है उसको अभी स्थगित किया गया है और उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। खैर, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो बेसिक फैक्ट्स है वो दिया गया है, उसको आप वहाँ से देख लेंगे। तो हम लोग एक्सप्लेन्ड पेज के आर्टिकल को लेने वाले हैं और क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको आंसर राइटिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज का मिल जाएगा और कल के क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में ये सारे फैक्ट्स आज आपको पता चलेंगे। जास्क आइलैंड या पोर्ट कहाँ पर है, इसके अलावा न्यू ट्रायंगल ऑफ पावर में कौन कौन से पावर हैं इस ट्रायंगल में, आर्टिकल 191 किससे संबंधित है, फ्लोर टेस्ट 10th शेड्यूल, आर्टिकल 188 क्या कहता है, और काकरा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पर, क्यू न्यूज़ में आया, जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आर्टिकल होगा, थ्रू इट्स ओन प्रिज्म
दूसरा होगा चीटिंग द फ्लोर टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन पेज का एक आर्टिकल देखेंगे जो बहुत डिटेल में है, द सिग्निफिकेंस ऑफ काकरापार 3, क्या है इसमें, कैसे हमें अचीवमेंट मिला, क्या अचीवमेंट है ये, इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये सब हम लोग आज जानेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल होगा ये। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चूंकि आप लोग कह रहे हैं इंक्लूड करने के लिए, तो मैं और भी न्यूज़ कल से इंक्लूड करूंगी। आज एक न्यूज़ है जो मैं आपको बता दूं, और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आपने कल, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी एक वर्चुअल समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको उसमें वो स्पीच दे रहे थे। अगर आपने स्पीच सुना हो तो इंडिया आइडियाज समिट, ये भी आपको याद रखना है। इसमें पीएम साहब ये कह रहे थे कि जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार सुन ज़रूर लीजिएगा। वहाँ से आपको कई सारे डाटा, फैक्ट्स और स्टेटमेंट मिलेंगे जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हो। उसमें इन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा था, हर एक सेक्टर की बात इन्होंने की थी कि हेल्थ सेक्टर में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंश्योरेंस के फील्ड में कैसे भारत में एक से बढ़कर एक इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम हो या फिर जो फसल बीमा योजना है वो हो। तो इनका कहना है कि इस समय भारत में आपके इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है इस दौरान। हमने आपके सारे जो टर्म्स हैं उनको काफ़ी ईज़ कर दिया है, बहुत ओपननेस है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं भारत में। तो ये यूएस इन्वेस्टर्स से ऐसा कह रहे थे, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ना। इंडिया आइडिया समिट का भी जिक्र आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट की आप बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना है। अब आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे आर्टिकल का, फिर आपको ये रिलेवेंस समझ में आएगा। तो इंडिया ईरान के रिलेशन का एक तो सिग्निफिकेंस आपको बताना है, और दूसरा ये बताना है कि चाइना जिस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ईरान को, उसको कैसे काउंटर बैलेंस किया जा सकता है भारत के द्वारा। कई सारे आर्टिकल हमने इसके लिए पढ़े हैं, तो आप ओवरऑल जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो काकरापार एटॉमिक प्रोजेक्ट पर ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कहा है ट्वीट करके कि एक हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इट इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट क्रिटिकलिटी। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या मतलब है इस क्रिटिकलिटी का, भाई अचीविंग क्रिटिकलिटी मीन्स क्या है यहाँ पर, और दूसरा क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा मेंस में। तो इसका आंसर लिखने की आप लोग कोशिश करेंगे। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, पहला सवाल आपसे फ्लोर टेस्ट पर पूछा गया है। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है, पढ़ के इसका आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आंसर बताएं वहाँ पर, अपने फीलिंग्स को बताएं। आपको वीडियो में जो भी बातें अच्छी लगती हैं आप उसको शेयर करें। अगर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना किसी भी एक टॉपिक को लेकर के, तो आप उसको भी शेयर करें। बिल्कुल आपका भी फ़ायदा होगा, और जो आपके बाकी दोस्त हैं जो इस वीडियो को सुनते हैं उनको पता चलेगा, इवन मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो प्लीज़ अपने सजेशंस या फिर आपके पास जो एडिशनल फैक्ट्स हैं उनको ज़रूर बताइए कमेंट में। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है न्यू ट्रायंगल ऑफ पावर को लेकर के, दो स्टेटमेंट है, हम लोग जिक्र करेंगे भी इस पूरे आर्टिकल में इसका, तो आप फिर इसका आंसर बताएंगे। एंटी डिफेक्शन पर दो स्टेटमेंट है, इसका भी आंसर करना है। काकरापार एटॉमिक प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, स्टेट बताना है आपको। और जास्क आइलैंड कहाँ पर, किस रीजन में पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो चुका है क्लासेस का पूरी तरीके से। जो भी इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन कोर्स में अगर आपको ज्वाइन करना है, देखिए इट इज़ नॉट ऑनलाइन, आपको प्रॉपर तरीके से इसमें हेल्प मिलेगा। एक मेंटर होंगे, साथ में क्लासेस चल रही होंगी। क्लासेस के लिए प्रॉपर एक रूल रेगुलेशंस होगा, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो अगर आप या आपके छोटे भाई बहन किसी को भी ज़रूरत हो, विद गाइडेंस चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपके कैसे नोट्स बनेंगे, आपका किस तरीके से आगे तैयारी चलेगा, आपका क्या रूटीन होगा, आप कैसे वीडियोस कंप्लीट करेंगे, राइट, और उसके बाद उसमें आने वाले डाउट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कॉल करना होगा 8750069419 पर, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, थ्रू इट्स ओन प्रिज्म, और ये आईआर में आ जाएगा। इंडिया ईरान एक बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करता है, नो डाउट, लेकिन अभी सिचुएशंस थोड़ी ख़राब हो रही हैं, आइए उसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा।
ये है जास्क आइलैंड वाला हिस्सा, ठीक है। और ये इधर है पर्शियन गल्फ, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ ओमान, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये लोकेशन ध्यान रखें क्योंकि इसका जिक्र होने वाला है अभी आर्टिकल में। मेन आर्टिकल में चलते हैं और आर्टिकल की शुरुआत वहीं से हो रही है जो आपको एग्जैक्टली पता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे राइटर या आप, मैं, हम लोग अभी तक ये जान रहे हैं इतने दिनों के जो हमने कम से कम 10 आर्टिकल पढ़े होंगे, उसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि ईरान और चाइना का रिलेशन क्लोज हो रहा है, बढ़ रहा है। और 25 ईयर का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम उनके बीच में अभी साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है चाबार में, या जैसा हमने सुना था कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किस्क आइलैंड है वो भी दिया गया, या फिर ये अभी जास की बात हो रही है, इस पर भी चाइना को कुछ काम दिया जाएगा। तो इस तरीके से ईरान और चाइना के बीच में क्लोजनेस बढ़ रहा है, ये सभी लोग मान रहे हैं। लेकिन राइटर जो आज का आर्टिकल लिख रहे हैं, इनका ये कहना है कि अभी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया नहीं गया है चाइना को, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है इस समय में कि इंडिया लॉसेस एंड चाइना विंस। तो ये समझना इस नैरेटिव को एक प्री मैच्योर डिसीजन होगा इस समय में। तो अभी हमें देखना है कि आगे क्या होने वाला है। अभी भारत चाहे तो इस सिचुएशन को और संभाल सकता है और उसको संभालना चाहिए, ये इनका कहना है। न्यू ट्रायंगल ऑफ पावर्स, तो हम बात कर रहे हैं यूएस सैंक्शन से लेकर के, चाइना के इंटरवेंशन से लेकर के, इंडिया के रिश्ते जो बिगड़े हैं वहां तक। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, यूएस ने सैंक्शन लगाया है ईरान के ऊपर और इसका इम्पैक्ट बाकी देशों पर भी पड़ा है। जैसे कि अगर चाइना की बात कर लें या भारत की ही बात कर लें, तो ईरान के साथ ट्रेड करना मुश्किल इसलिए हो गया, एक तो सैंक्शन लगा दिया गया यूएस के द्वारा, और दूसरा डॉलर की से में फाइनेंसिंग को रोक दिया गया, ठीक है, कि डॉलर में आप नहीं ट्रांजैक्ट कर सकते ईरान के साथ। नाउ ये जो प्रॉब्लम है इसने और सिचुएशन को वर्स कर दिया। और यहाँ पे चाइना का भी एग्जांपल देते हैं कि चाइना भी जो ईरानियन ऑयल को परचेज करता है उसमें कितनी गिरावट आ गई है, राइट। तो उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। बाकी अगर भारत की बात करें तो भारत भी कई सारे प्रोजेक्ट को वहाँ पर नहीं चला पा रहा है। इसके अलावा जनवरी 2016 का ये जिक्र करते हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वहाँ पर विजिट पर गए थे और उन्होंने एम्बिशियस टारगेट को लेते हुए एकदम 600 बिलियन डॉलर ट्रेड का अनाउंसमेंट किया था, राइट, इन 10 ईयर्स। तो कहते हैं कि ये एक हाइप करने की कोशिश की गई थी। मतलब ईरान और चाइना के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है और बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये लोग शेयर कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हाइप करके बताया गया। बाद में चाइना ने इवन ये भी कंफर्म किया था कि उसको घसीटा जा रहा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद ईरान के द्वारा भी डिस्क्राइब किया गया है हाल ही में कि ये ड्राफ्ट सबमिट किया है फॉर चाइनीज कंसिडरेशन। तो अभी तक ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, अभी ड्राफ्ट बना है, कंसिडर किया जा रहा है और अभी अप्रूवल मिलना बाकी है ईरान के पार्लियामेंट से, राइट। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों इस बात को हाइप किया गया कि ईरान और चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा है और दोनों में बहुत ज़्यादा गठबंधन है और काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप चल रहा है। इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है और वो रीज़न है ईरान का ये बताना कि देखो उसके पाले में भी पावरफुल लोग हैं, यानी पावरफुल फ्रेंड्स अभी भी ईरान के साथ स्टैंड कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ईरान ने बताने की कोशिश की यहाँ पर, क्योंकि यूएस जिस तरीके से ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें ईरान की तरफ से ये स्टेप लिया गया और उसी को देखते हुए एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया गया था। इसमें ईरान, चाइना और रशिया ने पार्टिसिपेट किया था गल्फ ऑफ ओमान में और इसको नाम दिया गया न्यू ट्रायंगल ऑफ पावर का, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो यूएस के पास या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, दूसरा भारत को एक कहीं ना कहीं इनसिक्योर किया जा रहा है कि भाई चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट अरब फ्रेंडशिप, जैसा आपको मालूम है कि चाइना का भी अरब के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। एक तो हमने भारत के बारे में बात की थी श्री राजा मोहन साहब के आर्टिकल में कि इंडिया और अरब का रिलेशन बहुत अच्छा है, अरब कंट्रीज का। वहीं चाइना और अरब का फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छा है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके माध्यम से चाइना, जैसा आपको मालूम है, जिबूती वगैरह में अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है, वहाँ पर अपने उनका नवल बेस है। और इस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं
अरबन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। तो चाइना का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन शेयर करता है चाइना अरबन कंट्रीज़ का साथ, इवन मोर देन ईरान, ठीक है। सो जैसे कि इंडिया सऊदी अरबिया और यूएई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करता है, वैसे ही चाइना भी इनके साथ अच्छा रिलेशन शेयर करता है। बाय एनुअल चाइना अरब स्टेट कोऑपरेशन फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके अलावा ट्राइलेटरल लेवल एक्सरसाइज हुआ था। तो इसमें मतलब जितने तरीके, जितने जोर शोर से भारत इन देशों के साथ रिलेशन को अच्छा बनाने में लगा हुआ है, वैसे ही चाइना भी इनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। चाइना हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ मेजर आर्म सप्लायर टू द अरब स्टेट। तो चाइना, देखिए चाइना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कहीं ना कहीं, आप इस बात को माने या ना माने, भले ही उनके यहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन अगर आप वहाँ की इकोनॉमी की बात करते हैं तो दे टोटली बिहेव लाइक कैपिटलिस्ट कंट्री। और चाइना हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहता है कि कैसे उसका इन्वेस्टमेंट या उसका व्यापार जो है वो हमेशा बढ़ता रहे। तो अरबियन स्टेट के साथ भी, अदर स्टेट के साथ भी आर्म सप्लाई करता है ये, और इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट कंटिन्यूज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इसराइल, और इसराइल के साथ भी एक अच्छा रिलेशन शेयर करता है चाइना। देयर इज नो डाउट दैट चाइनाज इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हैव इंक्रीज्ड। इस दौरान अगर आप इन दिनों बात करें तो जाहिर तौर पर चाइना का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वहाँ की इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, हर एंगल से चाइना ने अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ाया है। आपने कल एक न्यूज़ अगर सुनी है, आज के न्यूज़पेपर में भी है, कि ह्यूस्टन से चाइना का जो कॉन्सुलेट है उसको खाली करने के लिए कहा है अमेरिका ने, राइट। और ये जब इंफॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर उस कॉन्सुलेट में आग लग जाती है। ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली टीवी चैनल्स पर दिखाया गया है न्यूज़ के माध्यम से। नाउ अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर चाइना क्या करता है, यानी कि इतना जो इसका इमर्जेंस है और एक तरीके से एक जो कूटनीति अपनाता है बाकी देशों के साथ, तो काफ़ी सोचने वाली बात है। और इसलिए चाइना को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही यूएस को, और इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं। तो खैर आर्टिकल पर आते हैं। चाइना अरब फ्रेंडशिप की बात हो रही है कि इन देशों के साथ चाइना बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करता है। चाइना एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन चुका है अभी गल्फ कंट्रीज के लिए। क्यों? बिकॉज यूएस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है ऑयल और गैस के मामले में। तो अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी तो अपना व्यापार देखेंगे, तो उनके लिए चाइना आज के डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन चुका है। और इसलिए भी एक अहम रीज़न है कि चाइना के साथ वो काफ़ी अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। चेंज जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। अब देखिए धीरे धीरे जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो कैसे बदल रहा है। शुरुआत होती है यूएस के सैंक्शन लगाने से, और इंडिया शुड परस्यू लार्जली सक्सेसफुल पॉलिसीज एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशन विद ईरान, अरब स्टेट एंड इसराइल। तो अब क्रक्स क्या निकलता है पिछले वाले स्लाइड से, कि अगर चाइना, ईरान, अरब स्टेट और इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन शेयर करता है तो ये नैतिक जिम्मेदारी है भारत की कि भारत भी अपने फॉरेन पॉलिसीज में इन तीनों स्थानों को, इन तीनों देशों का, इन तीनों रीजन्स को अपने फॉरेन पॉलिसी में जगह दे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करे। देयर हैव बीन कॉल्स फॉर सम एनालिस्ट टू डाउनग्रेड द रिलेशंस विद ईरान। देखिए यहाँ पे ये वाला जब आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइटर किस ओर इशारा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जो एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि ईरान के साथ रिलेशन अगर डाउनग्रेड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें यूएस के साथ अलाई रहना चाहिए और अरब स्टेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा इम्फेसिस अरब स्टेट के ऊपर करना चाहिए। तो इनका कहना है कि ये एक मिस्टेक हो सकता है, ये गलती हो सकती है, तो इसीलिए भारत को यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है और किसी भी एंगल से ईरान को बहुत हल्के में ना ले लिया जाए। जो ईरान के साथ हम फ्रेंडशिप रिलेशन शेयर करते हैं उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगर अभी जिस तरीके से मान लीजिए अभी जैसे वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है यूएस में और सरकार बदलती है, तो सरकार बदलेगी तो क्या होगा, आइडियोलॉजीज बदलेंगी, और आइडियोलॉजीज बदलेंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि जो जेसी पोआ है उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने छोड़ दिया 2018 में, वो बाहर आ गए उस एग्रीमेंट से। तो हो सकता है कि अगर वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आ जाए इस बार अमेरिका में तो वो फिर से उसको रिवाइव करेगी।
और जैसे उसको रिवाइव करेगी तो ईरान फिर क्या करेगा कि यूएस के सैंक्शन हटाते ही जो यूरोपियन इकोनॉमीज हैं उनकी तरफ ध्यान देगा, राइट। ये इससे पहले भी हो चुका है। और तो क्योंकि ईरान को ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ ध्यान देंगे, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ध्यान देंगे। और इसलिए इंडिया को बहुत सोच समझ करके अभी कदम उठाना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा यूएस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो करके या फिर सिर्फ एक तरफा अगर हम ध्यान देते हैं तो उसको देख करके हम चलेंगे तो आगे हो सकता है कि इससे नुकसान हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी नीति बनानी होगी। मेंटेन द रिलेशन विद ईरान, ईरान के साथ रिलेशन को मेंटेन करने की आवश्यकता है। स्ट्रेटेजिकली ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व के बाकी देशों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा अगर आप सोचें तो भारत के लिए, क्योंकि एक तो छाबार पोर्ट है जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं, दूसरा हमारा बहुत सारे से इनसेट वाला जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया ईरान से होते हुए हम आगे यूरोप तक पहुंचने का प्लान रखते हैं। उसके बाद ईरान का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान किससे होकर के जो हम अफगानिस्तान में पहुंचते हैं उसको हम बाईपास कर सकते हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस जो पाकिस्तान में पूरी तरीके से है उसको काउंटर बैलेंस किया जा सकता है ईरान के साथ रिलेशन को अगर हम अच्छा बनाते हैं तो। साथ ही हमारा कल्चरल रिलेशन हम शेयर करते हैं, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंस है इंडिया ईरान रिलेशन का वो बहुत ज़्यादा है, और उस सारे एंगल को आपको पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल हर एंगल को सोच करके फिर अपना आंसर राइटिंग करना है। यहाँ पे ये भी सेम चीज़ कह रहे हैं कि रिलेशन को मेंटेन करना होगा जिस तरीके से रशिया के साथ चाइना ने रिलेशन को मेंटेन किया है। तो सिर्फ यूएस से इन्फ्लुएंस होकर के अगर हम नीति बनाते हैं तो वो कतई सही नहीं माना जा सकता है। वैसे ही ईरान और यूएस के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि अभी बात ये भी चल रही है जो 25 ईयर का स्ट्रेटेजिक प्लान है चाइना ईरान का, उसमें बात ये चल रही है कि जास्क, भी मैंने आपको इमेज दिखाया था, जास्क में नया पोर्ट डेवलप करना है जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट के माउथ पर है, और उसकी जिम्मेदारी चाइना को दी जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ेगा तो आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी भारत के लिए। कंक्लूजन में कहा जा रहा है इफ द पोर्ट वर ऑपरेटेड बाय चाइना, सोचिए कि जास्क आइलैंड जो वहाँ पर है बिल्कुल हॉर्मुज स्ट्रेट में पड़ता है, उसके माउथ पर है, और अगर उसको चाइना ऑपरेट करता है, क्योंकि चाइना जब इन्वेस्टमेंट करता है ना तो बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही दिमाग लगा करके करता है, और वहाँ पे अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, देखिए उससे किसको किसको परेशानी हो सकती है। सबसे पहले तो भारत को परेशानी होगी कि भारत का जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो सीधा रिस्क में जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरा, ये डीप कंसर्न अरबियन स्टेट्स के लिए भी होगा, क्योंकि वहाँ पे अरबियन कंट्रीज हैं और उनको सीधा टारगेट कर सकता है उसके बाद चाइना, हु विल सफर फ्रॉम एनी क्लोजिंग ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट व्हाइल ईरान रिमेन लेस अफेक्टेड। तो ईरान का और अरबियन स्टेट का अदर कंट्रीज उनका आपस में चलता रहता है राइवलरी। अब इस राइवलरी को वहाँ पे अगर चाइना उसका फ़ायदा उठाता है तो सोचिए उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो, कंसर्न होगा। तो इसलिए जो भारत है उसकी जो नीति होनी चाहिए वो हर एंगल से सोचते हुए आगे की नीति होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला आर्टिकल है चीटिंग द फ्लोर टेस्ट, पॉलिटी में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एसोसिएट करेंगे पेपर 2 में। अब यहाँ पे हम बहुत 3-4 बेसिक फैक्ट को देखने वाले हैं बैकग्राउंडर में, तो ध्यान से सुनना है इसको और लिख लेना है अपनी कॉपी में। फ्लोर टेस्ट का नाम आपने पहले सुना होगा, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई सरकार बनानी होती है तो उनको अब जब गवर्नर उनको मौका देंगे कि किसको सरकार बनाना है तो सरकार वही बनाएंगे जिनके पास मेजॉरिटी होगी। तो गवर्नर कॉल करते हैं कि जिनको भी सरकार बनाना है वो फ्लोर पर आकर के अपनी मेजॉरिटी को साबित करें और उसके बाद वो अपनी सरकार बना लें। इसी के तहत चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और जब मेजॉरिटी को शो नहीं किया जाता है तो सरकार वहां पर गिर जाती है। तो यही होता है फ्लोर टेस्ट। आगे बढ़ते हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, ये एक अनदर टाइप का टेस्ट होता है जिसमें कि अगर एक से ज़्यादा लोग क्लेम करें गवर्नमेंट बनाने की तो इसमें फिर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होता है व्हेन द मेजॉरिटी इज नॉट क्लियर। मेजॉरिटी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी राजस्थान में मुद्दा उठा या फिर इसके पहले मध्य प्रदेश वाला हुआ, तो फ्लोर टेस्ट का जिक्र आपने देखा होगा कई बार हुआ है अभी 2-4 महीनों में ही। सो द गवर्नर माइट कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन टू सी हु हैज़ द मेजॉरिटी, और उस स्पेशल सेशन को वो कंडक्ट करते हैं, उसमें मेजॉरिटी चेक किया जाता है, वॉइस वोट होता है,
और उससे फिर पता चलता है कि किसकी सरकार बननी है। आगे बढ़ते हैं, 10th शेड्यूल का भी जिक्र होगा, एंटी डिफेक्शन का जिक्र होने वाला है, तो याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन है कहाँ पर, 10th शेड्यूल में है। और क्या लिखा है इसमें, क्या इंसर्ट किया गया है, तो 10th शेड्यूल को 1985 में इंसर्ट किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा। और इसी में डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र हुआ था, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे और तो उनके द्वारा ये तय किया जाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड डिफेक्शन अगर है तो उसको फिर 10th शेड्यूल में रखा जाएगा। तो ये क्यों हुआ था, 52nd अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो सिंपल है कि तब क्या होता था, सरकार बड़ी जल्दी जल्दी गिर जाती थी, क्योंकि उस समय में कोई ऐसा कानून नहीं था और लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाते थे और उनकी सदस्यता बनी रहती थी। तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। बाद में इसको दोबारा फिर से एक बार और अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कि कुछ और एक्सेप्शंस को ऐड किया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कि जो 10th शेड्यूल में दूसरा अमेंडमेंट था उसका एक्ट का नाम बताना है। ठीक है, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनके लिए होमवर्क है। सो द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ये तो आपको मालूम होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन इन बेसिस पर होता है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या क्राइटेरिया है, देखिए नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेट करते हैं ना, अगर वो 6 मंथ के बाद मिलते हैं किसी पार्टी में तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 6 मंथ के पहले मिल जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मान लो आप हो, आप इंडिपेंडेंट निर्दलीय इसको बोलते हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं और आप जीत गए। अब उसके बाद आपको लगता है अरे यार बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, ज़्यादा प्रोस्पेक्ट नज़र आता है, या आम आदमी पार्टी में मिल जाते हैं। तो इसके लिए अब क्या किया जाएगा, आपको तो जनता ने इंडिपेंडेंट चुना है, राइट, आपको किसी पार्टी के लिए वोट नहीं दिया गया है। तो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द इलेक्शन, तो भी उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको लॉजिक लगा के आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में यही लिखा गया है बहुत ही सिंपली कि एक तरफ तो कोविड-19 है जहां पर अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना काम करने में लगी हुई है। तो जैसे अभी माहौल राजस्थान में बना हुआ है, इसके पहले मध्य प्रदेश में, देखिए कोरोना वायरस एक तरफ है और पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है, यानी कि सीट की अदला बदली एक तरफ चल रही है और कोरोना वायरस की जो मार है वो दूसरी तरफ पड़ रही है, और ऐसे में सरकार भी बदल दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत, इसको आप काबिले तारीफ कह सकते हैं भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की एक तरीके से। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा, आप खुद ही फील कर रहे होंगे, मेंस में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे इस टॉपिक पर, और क्वेश्चंस बहुत डीप भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए क्वेश्चन हो सकता है, जुडिशरी के रोल को लेते हुए क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर हम जुडिशरी के रोल का ही अभी जिक्र करने वाले हैं। सो राजस्थान में जिस तरीके से उलट पलट हो रही है सरकार की, और उसमें काफ़ी उसने सवाल उठाया है कि आखिर क्या होना चाहिए। जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 10th शेड्यूल को सही तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए। यहीं पे आर्टिकल 191(2) का भी जिक्र आता है, और आइए हम इस पर बात करते हैं कि क्या कहा गया है। आर्टिकल 191(2) में क्या कहा गया है, इट डिक्लेयर्स unequivocally that a person shall be disqualified from being a member of legislative assembly or the council of the state if he is so disqualified under the 10th schedule। तो 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये बात आर्टिकल 191(2) में लिखी गई है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट की, यानी स्टेट में जो भी चीज़ें होंगी वो कहाँ पर मेंशन होगा, आर्टिकल 191 में मेंशन होगा 10th शेड्यूल की चीज़ें। ठीक है, सो अब 2(1) में क्या कहा गया है, डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो क्यों होगा, वही यहाँ पे लिखा गया है कि वो क्यों होगा। एंड नाउ इफ वॉलंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ द सच पॉलिटिकल पार्टीज, तो एग्जैक्टली 191(2) में आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, यही इस पूरे स्लाइड में कहा गया है, और इसको आपको एक जगह पर लिख भी लेना है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जाए या आर्टिकल ही पूछ लिया जाए। सो फ्लोर टेस्ट बिकम इमोरल एंड अनजस्ट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इनका कहना है कि जो MLAs चुन करके आते हैं,
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो पहले इलेक्ट होते हैं, फिर वो आते हैं और आर्टिकल 171 उनको गारंटी देता है 5 साल के लिए, 172 आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद वो लोग ओथ लेते हैं। ओथ कहाँ पर मेंशन्ड है? थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन आता है, जिसमें कि आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो ओथ लेते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, उनका ओथ होता है, आई विल बियर ट्रू फेथ एंड allegiance to the Constitution of India as established by law, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। समझ आ रहा है? लेकिन क्या होता है, होता ये है कि वो अपने ओथ को भूल जाते हैं। जैसे वो सिस्टम में एंटर करते हैं और उसके बाद चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो वो अपने इस ओथ को भूल जाते हैं और उसके बाद जो पार्टी है वो बदल जाती है, जो सरकार है वो पलट जाती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं जो 4 टेस्ट है वो इमोरल होता जा रहा है, अनजस्ट होता जा रहा है, और ऐसे में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, जो लिमिटेशंस हैं उसको तोड़े जा रहे हैं, और इसमें अब जुडिशरी को इंटरवीन करने की ज़रूरत होनी चाहिए। जुडिशरी को रिविजिट करना चाहिए फ्लोर टेस्ट को। तो कैसे रिविजिट हो सकता है? प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग कराई जाए और कैमरे के सामने फ्लोर टेस्ट हो, और मतलब या लाइव फ्लोर टेस्ट हो जिसको कि बाकी लोग देखें, या एटलीस्ट जुडिशरी के निगरानी में फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराए, ताकि जो मेजॉरिटी है लेजिस्लेचर का वो एग्जैक्टली समझ में आए। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन यहाँ पर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास या अपेक्स कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को के जो लॉ एंड रूल्स रेगुलेशंस उसको मेंटेन करे। तो इसके लिए जुडिशरी को एक बार फिर यहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज चुन करके आती है ना, उनका बहुत ही क्लियर कट एम होता है, वी वांट पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करो, रूल्स को साइड करो, हमें पावर चाहिए। तो ये आर्टिकल में राइटर ऐसा लिख रहे हैं। कंक्लूजन में इनका यही कहना है कि अभी क्या होता है, अगर सेंटर में भी सेम पार्टी है और स्टेट में भी सेम पार्टी है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है उनके पास पावर ज़्यादा होते हैं, और पावर ज़्यादा होने की वजह से जो डिफेक्शन वगैरह के केसेस हैं वो दबा दिए जाते हैं। इसके ऊपर भी कई सारे केसेस हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है बहुत सारे राज्यों में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का खास करके। तो उसको यहाँ पे रोका जाना चाहिए, और जो डेमोक्रेसी का सही मतलब है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए, और इसमें ये जुडिशरी को इंटरवीन करने के लिए कह रहे हैं। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं, एक्सप्लेन्ड पेज का है, द सिग्निफिकेंस ऑफ काकरा पार्ट 3। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में आ जाएगा ये, और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और KAPP3 इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके नाम से आप याद रखिएगा, KAPP3। और इसमें कहा जा रहा है कि वी अचीव द फर्स्ट क्रिटिकलिटी, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे क्रिटिकलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है, हमने क्या अचीव कर लिया। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके हमने क्या अचीव कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि ये मेक इन इंडिया की एक पहल है, जिसमें हमने इंडिजिनसली अपने आप को कैपेबल बनाया। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, व्हाई इज़ दिस अचीवमेंट सिग्निफिकेंट। ये जो अचीवमेंट है इतना सिग्निफिकेंट कैसे है? तो MWE का आप शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट, ठीक है। मेगावाट इलेक्ट्रिक, क्योंकि हर जगह पर यूज़ होगा। 700 यहाँ पे मेगावाट इलेक्ट्रिक को जनरेट करने की कैपेसिटी लेकर रखी गई है, और ये इंडिया का, कंट्री का फर्स्ट ये आपका प्रोजेक्ट है। एंड इंडिजिनियसली डेवलप द वेरिएंट ऑफ अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यहाँ पर है KAPP3 में। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और डोमेस्टिक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ये है। तो इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, ऑब्वियसली ये है भी। हाँ, इतने ज़्यादा पावर का भी आपका पहला ऐसा प्रोजेक्ट है भारत में, लेकिन हमारा जो एम्बिशन है वो इससे कहीं ज़्यादा है। Until now, the biggest reactor size of the indigenous design was 540 मेगावाट इलेक्ट्रिक। अभी तक जो हमारे पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर थे वो 540 MWE के थे, और अभी कितना हो गया? 700 MWE हो गया काकरापार में, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हमारा,
बट जो हमारा एम्बिशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बताती हूँ हमारा एम्बिशन क्या होगा। इससे पहले आप ये इमेज देखिए, ये इमेज में आपको कुछ जगह के नाम दिख रहे हैं, उनका आप नाम याद रखिएगा कि कौन सा लोकेशन किस जगह पर पड़ता है। जो KKNPP है कुडनकुलम, वो तमिलनाडु में है। इसके अलावा चुटका ये मध्य प्रदेश में आता है, कैगा कर्नाटका में है। तो ये कौन कौन से प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं इनका नाम याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा पड़ता है, हरियाणा में भी है, इसके अलावा राजस्थान में और भी हैं। उसके बाद ये जो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक का है ये रिएक्टर, उसकी बात कर लेते हैं। KAPP3 की बात करें तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद फोर्थ प्लांट भी यहीं गुजरात में ही है। अब देखिए सबका टाइम रखा गया, एक्सपेक्टेड टाइम की कब कब इसको कमीशन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। तो अक्टूबर 2020 का टारगेट रखा गया है ये इस काकरा पार का, इसको कमीशनिंग का। और यानी कि हम इसके काफ़ी करीब हैं। और दूसरा वाला जो है फोर्थ नंबर, वो सितंबर 2021 का टारगेट है। उसके बाद आता है रावत भाटा, ये राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में इसका टारगेट रखा गया है 2022 का। उसके बाद थोड़ा और कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, 1000 कैपेसिटी का ये पूरा प्रोग्राम कहाँ पर है, तमिलनाडु कुडनकुलम। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, रशिया की मदद से ये 1000 मेगा इलेक्ट्रिक वॉट का ये पूरा रिएक्टर तैयार किया जा रहा है और ये इसका टारगेट 2023 का रखा गया है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में है और इसका टारगेट है 2021 दिसंबर का। इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, 500 MWE की कैपेसिटी इसकी रखी गई है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, इसको एक जगह पर ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा प्रीलिम्स में, आपसे लोकेशन से आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो टारगेट है वो कितना एम्बिशियस है, वो आप देख लीजिए। जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी कैपेसिटी है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, वो है 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिक का। और इसका हमारा टारगेट 2031 तक का कितना है, 22,480 MWE। तो हमें उतने लेवल तक लेकर के जाना है अभी। एंड द 700 मेगावाट capacity would be constitute the biggest component of the expansion plan। तो हमें अगर 22,480 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक रिएक्टर तक पहुंचना है तो उसके लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये हमारा एक पहला बड़ा कदम है जो कि इस एक्सपेंशन को और आगे बढ़ाएगा। ये सारी बातें इस पूरे डिस्कशन में हैं। When did work start on this 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कब काम शुरू हुआ था, बेसिक जान लीजिए इसका अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो। नवंबर 2010 में शुरुआत होती है और फाइनली इसको कमीशन किया जाता है 2015 में, ठीक है। स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL had awarded the reactor building contract for both KAPP3 and 4 to Larsen and Toubro L&T को जिम्मेदारी दी गई इस पर काम करने के लिए NPCIL के द्वारा। और ये दोनों जो प्लांट है वो लार्सन टर्बो के अंतर्गत है। तो आपको मैंने भी क्या बताया, इंडिजिनसली इस पर काम किया जा रहा है, इसमें किसी दूसरे कंट्री की मदद नहीं ली गई है। तो क्वेश्चन में वहाँ ये पूछ लिया, ये आ जाएगा कि इसमें रशिया ने मदद किया है या कनाडा ने मदद किया है, किसी का भी नाम आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि वो गलत होगा। And the capital investment for these project is being funded with the debt to equity ratio 70-30. Equity part being funded from the internal resources and budgetary support. तो पैसे कहाँ से आए हैं, इंटरनल रिसोर्सेज से और बजटरी सपोर्ट से पैसे इस प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो पता है ना, पूरा जिससे आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म फायदा होता है, डेवलपमेंट वर्क होता है। What does achieving criticality mean? जो हमने शुरू में बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना कि ये फर्स्ट क्रिटिकलिटी को हमने अचीव किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि हमने अपने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी को बढ़ाया है और काफ़ी सेफ जनरेशन रिएक्टर को हमने तैयार किया। रिएक्टर्स आर द हार्ट ऑफ द एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। एटॉमिक पावर प्लांट का हिस्सा और बहुत अहम पार्ट रिएक्टर्स होते हैं। वेयर अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट प्रोड्यूसेस हीट। तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, ये सब भी याद रखना है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है और इस फिजन और फ्यूजन दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम फिजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
जिसमें कि पार्टिकल्स दो पार्ट में अलग होते हैं। तो ये फिजन रिएक्शन को कंडक्ट करता है और उसके बाद हीट प्रोड्यूस होता है विच यूज टू जनरेट स्टीम, और वो हीट क्या करता है, स्टीम को जनरेट करता है और जिससे कि टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। समझ आ गया? तो न्यूक्लियर पावर से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ये क्लीन एनर्जी का पार्ट है। याद रखिएगा, जिस तरीके से हम सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि सन से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करें और इससे पॉल्यूशन ना हो, वैसे ही न्यूक्लियर इससे रिएक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक बढ़ता हुआ कदम है ये। फिजन इज द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें हम सक्सेसफुल रहे, इसीलिए एक क्रिटिकलिटी है जिसको हमने अचीव कर लिया। एंड एटलीस्ट वन ऑफ द एमिट न्यूट्रॉन और द एवरेज कॉज अनदर फिजन सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। The nuclear reactor achieves criticality when each fission event releases a sufficient number of neutrons to sustain ongoing series of reaction। मतलब ये जो रिएक्टर है वो अपने एक तरीके से काम करता चले, स्मूथली वर्क करता चले और जितना सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है न्यूट्रॉन्स की उसको प्रोड्यूस करता रहे, रिलीज करता रहे, तो उसको हम क्रिटिकलिटी यहाँ पर कहेंगे। उसको हमने अचीव कर लिया है और यानी कि ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमने जो टारगेट रखा है अक्टूबर का, उसके में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर द माइलस्टोन इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज PHWR टेक्नोलॉजी। ये जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी है और इट इज स्टार्टेड इन इंडिया, कब शुरू हुआ है इसका थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए बैकग्राउंड। तो 1960 में ये शुरू हुआ था विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट 220 मेगावाट रिएक्टर। आज हम कितने की बात कर रहे हैं, 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक रिएक्टर की बात कर रहे हैं, और ये शुरुआत हुआ था 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक रिएक्टर से। कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में ये आपने बेसिक पढ़ा भी होगा तैयारी के समय में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन RAPS-1। और इसमें जो हमारे मददगार थे, जो हेल्प कर रहे थे भारत की, वो कंट्री का नाम है कनाडा। तो ज्वाइंट इंडो कैनेडियन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन को लॉन्च किया गया था। इंडो कैनेडियन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के अंतर्गत राजस्थान में सबसे पहले एटॉमिक पावर प्लांट लगाया गया था 1960 में, 220 मेगावाट का, याद रखिएगा। और कनाडा सप्लाइड ऑल द मेन इक्विपमेंट फॉर दिस फर्स्ट यूनिट। इस पहले यूनिट पर कनाडा ने सारे जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको यहाँ पर सप्लाई किया था। एंड वाइल इंडिया रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग। तो जो सामान आया था, जो इक्विपमेंट था, वो कनाडा की तरफ से आया था और इंडिया ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा था। उसके बाद कनाडा ने सपोर्ट 1974 में विदड्रॉ कर लिया था। कारण क्या था, कारण था पोखरण 1 जो इवेंट हुआ था। उसके बाद चूँकि बहुत सारा प्रेशर था, ह्यूज प्रेशर था भारत के ऊपर इंटरनेशनल कंट्रीज़ का या इंटरनेशनल फोरम्स का, तो कनाडा ने सपोर्ट को वापस ले लिया था। इंडिया न्यूक्लियर इंजीनियर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो RAPS-2 मतलब दूसरा यूनिट जब लगाया जा रहा था राजस्थान में, तो वहाँ पे फिर इंडिया के ही जो अपने न्यूक्लियर इंजीनियर्स थे उन्होंने सारा काम कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन का। प्लांट वाज मेड ऑपरेशनल विद द मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट बीइंग मेड इन इंडिया। तो उस समय भी 1974 के बाद ही हमने मेड इन इंडिया पर काम करना शुरू कर दिया था और इंडिया के ही जो इंजीनियर्स थे उन्होंने पूरा काम कंप्लीट किया था। उसके बाद तीसरा यूनिट लगाया गया था मद्रास में, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन MAPS-1 के नाम से, और इसको पूरा इंडिया में ही डिज़ाइन किया गया था और यहीं पर इसकी शुरुआत की गई थी। द फर्स्ट 2 यूनिट जो था वो इंडस्ट्री डेवलप्ड था, इसका स्टैंडर्ड था 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक का। डिजाइंड वर सेटअप एट द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो नरोरा में जो एटॉमिक पावर स्टेशन में पहले 2 यूनिट लगाए गए थे वो इंडिजियसली डेवलप्ड थे। ये सारे बेसिक फैक्ट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी हमने देखा है काकरा पार क्यागा और रावत भाटा, इन सभी जगह पर जो यूनिट्स हैं उसको पहले से ही प्लांट्स किए गए थे 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट का। अभी काकरा पार में बढ़ाया गया है, इसको 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक किया गया है। ठीक है ना, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका बेसिक फैक्ट। डज द 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट मार्क द अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। क्या हमने सेफ्टी फीचर्स को यहाँ पर अपग्रेड किया हुआ है? तो हमने बिल्कुल किया हुआ है। सारे सेफ्टी फीचर्स को इसमें ध्यान रखा गया है इस रिएक्टर में।
एंड ये सारे क्रिटिकलिटीज लिखे हुए भी हैं, इसको आप एक जगह पर लिख भी सकते हैं। यूज ऑफ द थिन वॉल्ड प्रेशर ट्यूब्स, तो पहले क्या होता था, लार्ज प्रेशर वेसल्स का यूज होता था, उसकी जगह पर अब थिन वॉल्ड प्रेशर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बाउंड्रीज ऑफ द लार्ज, उसका क्या काम होता है ये लिखा गया है। 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक PHWR डिजाइन हैज इनहांस्ड सेफ्टी मेजर्स को भी यहाँ पे बढ़ाया गया है थ्रू अ डेडिकेटेड पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम। तो ये टर्म याद रखना है, पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम को लगाया गया है ताकि जो सेफ्टी है उसको बढ़ाया जा सके, विच कैन रिमूविंग डीके हीट। तो ये जो एक्स्ट्रा जो रेडियो एक्टिव डिकेज निकलते हैं उनको रिमूव करने में ये सिस्टम मदद करता है फ्रॉम द रिएक्टर कोर विदाउट रिक्वायरिंग एनी ऑपरेटर एक्शन। तो ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें लगा दिया गया है, जिससे कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो पास हो जाता है, रिलीज हो जाता है और उससे नुकसान नहीं होता। This is on the line of similar technology adopted in the Generation 3 Plus plant to negate the possibility of Fukushima type accident and happened in Japan 2011। 2011 में जापान में जो इवेंट हुआ था फुकुशिमा में, ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये सेम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल यहाँ पर भारत में किया गया है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि स्टील लाइन कंटेनमेंट को रखा गया है ताकि लीकेज वगैरह को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके, और एक्सीडेंट जो होता है वो बिल्कुल ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। तो ये काफ़ी अच्छे डिस्कशन हमने देखे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख ज़रूर लीजिएगा। कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अच्छा, आज जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर आपसे जास्क आइलैंड का जिक्र किया गया है, उसमें ऑप्शन में आप ध्यान से एक बार देखेंगे और अपने हिसाब से भी आप ऑप्शन बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि उस ऑप्शन में आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको एग्जैक्टली जो लग रहा है सही आंसर वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। मालाबार एक्सरसाइज पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टूडेंट ने कहा कि यूके और यूएस में वो कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज होने के लिए ही आपको स्टेटमेंट दिया गया था। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है कि मालाबार एक्सरसाइज में यूएस है, यूके नहीं है, कंफ्यूज होने के लिए आपको दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है क्योंकि परमानेंट पार्टनरशिप तो है ही नहीं, नॉन परमानेंट पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। दोनों में से एक भी सही नहीं है। शांगला डायलॉग पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल अंक्लॉज पर था और अंक्लॉज में भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इंडिया सिग्नेटरी है, 1982 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था और अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन को, तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे यहाँ पर। उदय स्कीम पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उदय में भी दोनों स्टेटमेंट सही है कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, सी इज द आंसर। और प्राप्ति पोर्टल से क्वेश्चन था, प्राप्ति पोर्टल में यहाँ पे एक डबल ए होगा और इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा डिस्कशन प्लीज़ बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए, पसंद आता है तो, और शेयर कीजिए दोस्तों। आपका इस वीडियो को शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, तो प्लीज़ डू दैट। एंड आंसर रिव्यू का एक ग्रुप है, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, IAS दरबार आंसर रिव्यू के नाम पे, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आंसर लिख के आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर आप PDF बना करके अपना आंसर डालेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो, तो प्लीज़ PDF के फॉर्म में अपना आंसर वहाँ पर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट।